आप सुन रहे हैं उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 5वां। बेचारे बीर सिंह कैद खाने में पड़े सड़ रहे हैं। रात की बात ही निराली है। इस भयानक कैद खाने में दिन को भी अंधेरा ही रहता है। ये कैद खाना एक तहखाने के तौर पर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ की दीवारें पक्की और मजबूत हैं। किले से 1 मील की दूरी पर जो कैद खाना था और जिनमें दोषी कैद किए जाते थे, उसी के बीचों बीच ये तहखाना था जिसमें बीर सिंह कैद थे। लोगों में इसका नाम आहवत का घर मशहूर था। इसमें वे ही कैद किए जाते थे जो फांसी देने के योग्य समझे जाते या बहुत ही कष्ट देकर मारने के योग्य ठहराए जाते थे। इस कैद खाने के दरवाजे पर 50 सिपाहियों का पहरा हमेशा रहता था। नीचे उतरकर तहखाने में जाने के लिए 5 मजबूत दरवाजे थे और हर एक दरवाजे में मजबूत ताला लगा रहता था। इस तहखाने में न मालूम कितने कैदी सिसक सिसक कर मर चुके थे। आज बेचारे बीर सिंह को भी हम इसी भयानक तहखाने में देखते हैं। इस समय इनकी अवस्था बहुत ही नाजुक हो रही है। अपनी बेकसूरी के साथ ही साथ बेचारी तारा की जुदाई का गम और उसके मिलने की नाउमीदी इन्हें मौत का पैगाम दे रही है। इसके अतिरिक्त ना मालूम और कैसे कैसे ख्यालात इनके दिल में कांटे की तरह खटक रहे हैं। तहखाना बिल्कुल अंधकार में है। हाथ को हाथ नहीं सूझता और ये भी नहीं मालूम होता कि दरवाजा किस तरफ है और दीवार कहाँ है। इस जगह कैद हुए इन्हें आज 4था दिन है। इस बीच में केवल थोड़ा सा सूखा चना खाने के लिए और गर्म जल पीने के लिए नहीं मिला था, मगर बीर सिंह ने उसे भी नहीं छुआ और एक लंबी सांस लेकर लौटा दिया था। इस समय गर्मी के मारे दुखित हो तरह तरह की बातों को सोचते हुए बेचारे बीर सिंह जमीन पर पड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी नहीं मालूम कि इस समय दिन है या रात। एकाएक दीवार की तरफ कुछ खटके की आवाज आई। ये चैतन्य होकर उठ बैठे और सोचने लगे कि शायद कोई सिपाही हमारे लिए अन्य जल लेकर आता है, मगर नहीं। थोड़ी देर में कई दफे आवाज आने से इन्हें गुमान हुआ शायद कोई आदमी इस तहखाने की दीवार तोड़ रहा है या सेंध लगा रहा है। आखिर उनका सोचना सही निकला और थोड़ी देर बाद दीवार की दूसरी तरफ रोशनी नजर आई। साफ मालूम हुआ कि बगल वाली दीवार तोड़कर किसी ने 2 हाथ के पेटे का रास्ता बना लिया है। अभी तक उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं था कि उनसे मिलने के लिए कोई आदमी इस तरह दीवार तोड़कर आएगा। उस सेन के रास्ते हाथ में रोशनी लिए एक लंबे कद का आदमी स्याह पोशाक पहने मुंह पर नकाब डाले उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, उठो और मेरे साथ यहां से निकल चलो। वीर, इसके पहले कि तुम यहां से छुड़ाओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है और मुझ पर मेहरबानी का करने का कोई सबब। आदमी, इसमें यहां पर इसके पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। यहां से निकल चलने पर मैं अपना पता तुम्हें दूंगा। इस समय इतना ही कह देता हूं कि तुम्हें बेकसूर समझकर छुड़ाने के लिए आया हूं। बीर सिंह, सब आदमी जानते हैं कि मुझ पर कुंवर साहब का खून साबित हो चुका है, तो मुझे बेकसूर कैसे साबित कर सकते हो या क्यों समझते हो। आदमी, मैं खूब जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। वीर, खैर अगर ऐसा भी हो तो यहां से छूटकर भी मैं महाराज के हाथ से अपने आप को कैसे बचा सकता हूं। आदमी, मैं इसके लिए भी बंदोबस्त कर चुका हूं। वीर, अगर तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है तो क्या मेहरबानी करके इसका बंदोबस्त भी कर सकोगे कि निर्दोषी बनकर लोगों को अपना मुंह दिखाऊं और कुंवर साहब का खूनी गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि यहां से निकल भागने पर लोगों को मुझ पर और भी संदेह होगा, बल्कि विश्वास हो जाएगा कि जरूर मैंने ही कुंवर साहब को मारा है। आदमी, अरे तुम हर तरह से निश्चिंत रहो, इन सब बातों को मैं अच्छी तरह सोच चुका हूं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि तुम तारा के लिए भी किसी तरह की चिंता मत करो। वीर सिंह, क्या तुम मेरे लिए ईश्वर होकर आए हो? इस समय तुम्हारी बातें मुझे हद से ज्यादा खुश कर रही हैं। आदमी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता और हुक्म देता हूं कि तुम उठो और मेरे पीछे पीछे आओ। वीर सिंह उठा और उस आदमी के साथ साथ सुरंग की राह तहखाने के बाहर हो गया। अब मालूम हुआ कि कैद खाने की दीवारों के नीचे नीचे से यह सुरंग खोदी गई थी। बाहर आने के बाद वीर सिंह ने सुरंग के बहाने पर 4 आदमी और मुस्तैद पाए जो उस लंबे आदमी के साथी थे। ये 6 आदमी वहां से रवाना हुए और ठीक घंटे भर चलने के बाद एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी डोंगी मौजूद थी जिस पर 8 आदमी हल्की हल्की डांड लिए मुस्तैद थे। अपने साथी के कहे मुताबिक वीर सिंह उस किश्ती पर सवार हुए और किश्ती बहाव की तरफ छोड़ दी। अब वीर सिंह को मौका मिला कि अपने साथियों की ओर ध्यान दें और उनकी आकृति को देखें। लंबे कद के आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाई और कहा, वीर सिंह देखो और मेरी सूरत हमेशा के लिए पहचान लो। वीर सिंह ने उसकी सूरत पर ध्यान दिया
रात बहुत थोड़ी बाकी थी तथा चंद्रमा भी निकल आया था, इसलिए वीर सिंह को उसको पहचानने और उसके अंगों पर ध्यान देने का पूरा पूरा मौका मिला। उस आदमी की उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी। उसका रंग गोरा, बदन साफ सुडौल और गठीला था। चेहरा कुछ लंबा, सिर के बाल लंबी, मूछ के बाल नरम मगर ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे। उसके दांतों की पंक्ति भी दुरुस्त थी। उसके दोनों होंठ नरम मगर नीचे का कुछ मोटा था। उसकी गर्दन सुराहीदार और छाती चौड़ी थी। बाह लंबी और कलाई मजबूत थी तथा बाजू और पिंडलियों की तरफ ध्यान देने से बदन कसरती मालूम होता था। हर बातों पर गौर करके हम कह सकते हैं कि वह एक खूबसूरत और बहादुर आदमी था। वीर सिंह को उसकी सूरत दिल से भाई, शायद इस सबब से कि वह बहुत ही खूबसूरत और बहादुर था, बल्कि अवस्था के अनुसार कह सकते हैं कि वीर सिंह की बदिश उसकी खूबसूरती बढ़ी चढ़ी थी। मगर देखना चाहिए, नाम सुनने पर भी वीर सिंह की मोहब्बत उस पर उतनी ही रहती है या कुछ कम हो जाती है। वीर, आपकी नेकी और एहसान की तारीफ मैं कहाँ तक करूं? आपने मेरे साथ ये बर्ताव किया है जो प्रेमी भाई भाई के साथ करता है। आशा है कि अब आप अपना नाम भी कहकर कृतार्थ करेंगे। आदमी, मेरा नाम नाहर सिंह है। वीर सिंह, नाहर सिंह जो डाकू के नाम से मशहूर है? नाहर, हाँ। उसके साथियों की तरफ देखकर उन्हें मजबूत और ताकतवर समझकर वीर सिंह बोला, मगर आपके चेहरे पर कोई भी निशानी ऐसी नहीं पाई जाती जो आपका डाकू या जालिम होना साबित करे। मैं समझता हूं कि शायद नाहर सिंह डाकू कोई दूसरा ही आदमी होगा। नाहर, नहीं नहीं, वह मैं ही हूं, मगर सिवाय महाराज के और किसी के लिए मैं बुरा नहीं हूं। महाराज ने तो मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था ना। वीर सिंह, ठीक है, मगर इस समय तो मैं ही आपके अधीन हूं। नाहर, अरे अरे नहीं, ऐसा ना समझो। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाते और मेरा सामना हो जाता तो भी मैं तुझसे आज ही की तरह मिल बैठता। वीर सिंह, तुम ये नहीं जानते कि ये राजा कितना बड़ा शैतान और बदमाश है। बेशक तुम कहोगे कि उसने तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें बेटे की तरह मानकर एक ऊंचा मर्तबा दे रखा है, मगर नहीं, उसने अपनी खुशी से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि मजबूर होकर किया है। मैं सच कहता हूं कि वह तुम्हारा जानी दुश्मन है। इस समय शायद तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मगर मैं विश्वास करता हूं कि थोड़ी देर में तुम खुद कहोगे कि जो मैं कहता था सब ठीक है। वीर सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं कि राजाओं में जो जो बातें होनी चाहिए वे उसमें नहीं है, मगर इस बात का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला कि उसने मेरे साथ जो कुछ नेकी की लाचार होकर की। नाहर, अफसोस कि तुम उसकी चालाकी को अभी तक नहीं समझे। यद्यपि कुंवर साहब की लाश की बात अभी बिल्कुल नहीं नई है। वीर सिंह, कुंवर साहब की लाश से क्या तात्पर्य है? मैं नहीं समझा। नाहर, खैर ये भी मालूम हो जाएगा, पर अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम मुझ पर सच्चे दिल से विश्वास कर सकते हो या नहीं। देखो, झूठ मत बोलना, जो कुछ कहना हो साफ साफ कह दो। वीर, बेशक आज की कार्रवाई ने मुझे आपका गुलाम बना दिया है, मगर मैं आपको अपना सच्चा दोस्त या भाई उसी समय समझूंगा जब कोई ऐसी बात दिखला दें जिससे साबित हो जाए कि महाराज मुझसे खुटाई रखते हैं। नाहर, बेशक तुम्हारे ये कहना बहुत ठीक है, और जहां तक हो सकेगा मैं आज ही साबित कर दूंगा कि महाराज तुम्हारे दुश्मन हैं और स्वयं तुम्हारे ससुर सुजन सिंह के हाथ से तुम्हें तबाह करना चाहते हैं। वीर, ये बात आपने और भी ताज्जुब की कही। जाहिर, इसका सबूत तो तुमको तारा ही से मिल जाएगा। ईश्वर करे वे अपने बाप के हाथ से जीती बच गई हो बस। वीर, अपने बाप के हाथ से मतलब? नाहर, हाँ, सिवाय सुजान सिंह के ऐसा कोई नहीं जो तारा की जान ले। तुम नहीं जानते कि 3 आदमियों की जान का भूखा राजा करण सिंह कैसी चालबाजियों से काम निकालना चाहता है। वीर, आपको इन बातों की खबर कैसे लगी? मैंने तो सुना था कि आपका डेरा नेपाल की तराई में है और इसी से आपकी गिरफ्तारी के लिए मुझे वहीं जाने का हुक्म हुआ था। नाहर, हाँ, खबर तो ऐसी ही है कि नेपाल की तराई में रहता हूं, मगर नहीं, मेरा ठिकाना कहीं नहीं है और ना कोई मुझे गिरफ्तार ही कर सकता है। खैर बताओ, तुम कुछ अपना हाल भी जानते हो कि तुम कौन हो? वीर, महाराज की जुबानी मैंने सुना था कि मेरा बाप महाराज का दोस्त था और वह जंगल में डाकुओं के हाथ से मारा गया। महाराज ने दया करके मेरी परवरिश की और मुझे अपने लड़के के सामान रखा है। नाहर, झूठ, बिल्कुल झूठ। अब वह जगह बहुत ही पास है जहां हम लोग उतरेंगे। नाहर सिंह और वीर सिंह में बातचीत होती जाती थी और नाव तीर की तरह बहाव की तरह चली जा रही थी।
क्योंकि खेने वाले बहुत मजबूत और मुस्तैद आदमी थे। एकाएक नाहर सिंह ने नाव रोककर किनारे की तरफ ले जाने का हुक्म दिया। मांझियों ने वैसा ही किया। किश्ती किनारे लगाई और दोनों आदमी जमीन पर उतरे। नाहर सिंह ने एक मांझी की कमर से तलवार लेकर बीर सिंह के हाथ में दी और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो, शायद जरूरत पड़े। उसी समय नाहर सिंह की निगाह एक बहुत बहते हुए घड़े पर पड़ी जो बहाव की तरफ जा रहा था। वह एकटक उसी तरफ देखने लगा। घड़ा बहते बहते रुका और किनारे की तरफ आता हुआ मालूम पड़ा। नाहर सिंह ने बीर सिंह की तरफ देखकर कहा, इस घड़े के नीचे कोई भला नजर आती है। वीर, बेशक मेरा ध्यान भी उसी तरफ है, क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे? नाहर, अवश्य। वीर, कहिए तो मैं किश्ती पर सवार होकर जाऊं और उसे गिरफ्तार करूं। नाहर, नहीं नहीं, किश्ती को अपनी तरफ आते देख निकल भागेगा, देखो मैं जाता हूं। इतना कहकर नाहर सिंह ने कपड़े उतार दिए, केवल उस लंगोट को पहने रहा जो पहले से उसकी कमर में था। एक छुरा कमर में लगाया और मांझियों को इशारा कर जल में कूद पड़ा। दूसरे गोते में उस घड़े के पास जा पहुंचा। साथ ही मालूम हुआ कि जल में दो आदमी हाथाबाही कर रहे हैं। मांझियों ने तेजी के साथ किश्ती उस जगह पहुंचाई और बात की बात में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो सर पर घड़ा ओंधे अपने को छिपाए उस जल में बहा जा रहा था। सब लोग आदमी को किनारे लाए, जहां नाहर सिंह ने अच्छी तरह पहचान कर कहा, अखा, कौन? रामदास। भला बे हरामजादे, खूब छिपा छिपा फिरता था। अब समझ ले कि तेरी मौत आ गई और तू नाहर सिंह डाकू के हाथ से किसी तरह नहीं बच सकता। नाहर सिंह का नाम सुनते ही रामदास के तो होश उड़ गए, मगर नाहर सिंह ने उसे बात करने की भी फुर्सत नहीं दी और तुरंत तलाशी लेना शुरू किया। मोमजामे में लपेटी हुई एक चिट्ठी और खंजर उसकी कमर से निकला, जिससे लेने के बाद हाथ पैर बांध नाव पर मांझियों को हुक्म दिया, इसे नाहरगढ़ में ले जाकर कैद करो, हम परसों आएंगे, तब जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा। मांझियों ने वैसा ही किया और अब किनारे पर सिर्फ ये ही दोनों आदमी रह गए।